Hey guys, is there any chance that we can avoid plagiarism while writing a document? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे तरीके हैं जिनसे आप डॉक्यूमेंट लिखते हुए अगर उन तरीकों को यूज करें, उन वेज को आप प्रॉपरली यूज करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप बाद में प्लेजरिज्म आपके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल भी आए ही ना, और आपको ये प्लेजरिज्म रिमूव करने वाले झंझट में पड़ना ही ना पड़े और प्लेजरिज्म चेक करने वाले झंझट में भी ना पड़ना पड़े। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं वही 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने बनाए हुए स्टेप्स हैं, मेरे बनाए हुए, मतलब मैं प्रपोज करता हूँ उन स्टेप्स को कि अगर आप उनको थोड़ा सा ख्याल रखें, और मैं करके भी दिखाऊंगा, तो आपका प्लेजरिज्म डॉक्यूमेंट में एट द एंड आएगा ही नहीं, और आप अवॉइड करेंगे डॉक्यूमेंट के किसी भी किस्म के प्लेजरिज्म को। इवन आप ऑनलाइन आर्टिकल लिख रहे हैं, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, आप सिर्फ इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप किसी भी किस्म के पंगे से, किसी भी किस्म के बाद में लेटर ऑन बनने वाले पंगों से बच जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअली मैं अपनी मेहनत से आप तक पहुंच तो गया हूं अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। दूसरी बात यह कि अगर आप मुझे हायर करना चाह रहे हैं या मेरे पास मौजूद राइटर्स में से किसी एक को हायर करना चाह रहे हैं आप अपने एकेडमिक वर्क के लिए एज अ रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च हेल्पर, तो आई कैन हेल्प यू आउट। मेरा एक एम है कि मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ, मछली पकड़ के देके काम खत्म नहीं करता, ताकि आइंदा आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो अब चलते हैं इस बात की तरफ कि बेसिकली हम क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास, या कोई ऐसे वेज हैं जिनसे हम स्टार्ट में प्लेजरिज्म को अवॉइड कर लें। तो ये बात हम आप इसको प्रोसीड करता हूँ, मैं आगे लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2 तरह के प्लेजरिज्म चेक लगे होते हैं, 2 तरह के फिल्टर्स होते हैं। पहला फिल्टर वो होता है जब आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, आप किसी भी आर्टिकल को ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर्स के ऊपर चेक करते हैं, तो वो क्या करता है कि आपके प्लेजरिज्म चेकर, आपका जो ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर है, वो सिंपली उनको ऑनलाइन पढ़े हुए डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन पढ़ी हुई डेटाबेस रेपोजिटरी के साथ मैच करता है और उसमें प्लेजरिज्म चेक करके आपको बताता है। दूसरा, जब आप किसी भी चीज़ को टर्निटिन वगैरह पे या ऐसे डॉक्यूमेंट प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर चेक करते हैं जिनकी एक्सेस एकेडमिक रेपोजिटरीज तक, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तक होती है, तो वो 2 काम करता है। वो ऑनलाइन रेपोजिटरी भी चेक करता है और साथ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर से चेक कर लेते हैं और समझते हैं कि उनका प्लेजरिज्म नहीं है या नील है या कम है, लेकिन जब वो किसी ऐसे प्लेजरिज्म चेकर जिस तरह टर्निटिन हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, इस पे चेक करवाते हैं जिनकी एक्सेस एकेडमिक राइटिंग तक होती है, तो होता ये है कि वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है और उनके प्लेजरिज्म शो होना स्टार्ट हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्लेजरिज्म आपका 2 सोर्स के ऊपर चेक हो सकता है, तो अब ये बात करते हैं कि वो वेज कौन से हैं जो 3 मैंने आपको बता रहा था, कि अगर हम उनको फॉलो करते जाएं साथ साथ डॉक्यूमेंट लिखते हुए, तो हम प्लेजरिज्म को बाद में हमें रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम स्टार्ट में उसको अवॉइड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट राइट डायरेक्टली। आपने किसी भी चीज को डायरेक्ट लिखना नहीं है। इस बात की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इवन आप रेफरेंसिंग भी दे रहे हैं, आप उस चीज का रेफरेंस भी दे, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट नहीं लिखना है। जैसे देखें, ये मैंने एक विकीपीडिया के ऊपर सर्च की, ये मेरा पढ़ा हुआ विकीपीडिया में, यहाँ से इस चीज़ को, रिसर्च इज अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं अपने किसी पेपर के अंदर लिखता हूँ एज इट इज़। तो होगा क्या भाई, मैं इवन साथ लिखता भी हूँ कि ये विकीपीडिया, जिस तरह ये देखें विकीपीडिया ने भी 7 सोर्सेज लिखे हैं, ये IEEE का स्टाइल है रेफरेंसिंग का, इसने लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मेरा प्लेजरिज्म चेकर इसको चेक करेगा तो वो समझेगा कि ये प्लेजरिज्म आ गया डायरेक्ट, मैंने प्लेज किया इतना पार्ट, मैंने चोरी की इतने हिस्से की, इवन मैंने उसका साथ रेफरेंस भी दिया है, बट इट इज़ रिटन एज इट इज़। तो होगा क्या, मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो मुझे उसको अपने अंदाज में पेश करना है, या मैं ये कह सकता हूँ कि लिटरेचर ये बात कहता है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिखने के बजाय अपने अंदाज में लिखूंगा। जैसे ये लिखा है, रिसर्च इज अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क, इसको मैं अपने हिसाब से किसी भी तरह से लिख सकता हूँ आगे पीछे करके, क्या सिस्टमेटिक वर्क या एन ऑर्गेनाइज्ड और वर्क और क्रिएटिव वर्क इज नोन एज रिसर्च, इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ। और साथ आपने इसको एथिकल बनाने के लिए फिर साथ आप अगर इसका देंगे रेफरेंस भी, तो ये एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाएगा और 100% ये प्लेजरिज्म इसका आएगा ही नहीं, ये रिमूव हो जाएगा। ये थी हमारी पहली बात, कि इवन आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई चीज़ उठाएं या आप किसी रिसर्च पेपर से कोई चीज़ उठाएं, जिस तरह देखिए मेरे पास मैंडली खुला है और मैं इसके रिसर्च पेपर मेरे पास डाउनलोड है, मैं यहाँ से कुछ चीज़ उठाना चाहता हूँ। फर्म्स में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय इंटीग्रेटिंग देयर लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज इन देयर डेली ऑपरेशंस, तो मैं इसको अपने अंदाज में बता सकता हूँ कि अपने डेली ऑपरेशंस में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, या मैं वर्ड इनहेंस यूज़ कर लूँगा, तो उनको क्या करना है, फर्स्ट में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय इंटीग्रेटिंग देयर लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज, कि उनको अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को ना सिर्फ इंटीग्रेट करना है बल्कि इनहेंस करना है, वक्त के साथ साथ चेंजिंग लेके आनी है। तो इससे क्या होगा, साथ में इस पेपर का बेशक हवाला भी दूंगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिटरेचर सेज दैट। मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली कैसे लिखते हैं, तो उसमें जब मैं ये काले काम 2-4 करूंगा तो 100% मेरे जो प्लेजरिज्म आने के चांसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट राइट डायरेक्टली। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। वो बात ये है कि आपने कभी भी डायरेक्टली रेफरेंस नहीं देना है।
मैंने अपने बहुत सारे नौजवान देखे हैं, वो क्या करते हैं देखें, ये उन्हें पता ही नहीं कि रेफरेंसिंग करनी कैसे है। वो इवन बीएस में हैं, वो इवन एमएस में हैं, और शायद कुछ पीएचडी के भी ऐसे नैले हों जिन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता है कि भाई हमने कैसे रेफरेंसिंग करनी है। सॉरी टू से, मैं शायद लैंग्वेज इस तरह की यूज़ कर गया उनके बारे में जो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन होता इसी तरह है कि वो आइडिया नहीं होता है, वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं उन चीज़ों पर, तब जब पढ़ा रहे थे तब तवज्जो नहीं की होती है। तो अब करना क्या है, अगर आपने सपोज विकिपीडिया से कुछ चीज़ उठाई तो ये काम ना करें। कुछ लोग कैसे क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया और सीधा जाके नीचे रेफरेंसेस में लिख दिया अल्लाह की सुपुर्द कि भाई ये जो है ना हमने रेफरेंस इस वेबसाइट से लिया है। और ये कौन सी रेफरेंसिंग है भाई, कहाँ से आए हैं आप? एलियंस भी नहीं ऐसे रेफरेंस करते होंगे। ये रेफरेंसिंग का कोई तरीकाकार नहीं है भाई, सीख लें, समझ लें। ऐसे करेंगे तो पकड़े जाएंगे और प्लेजरिज्म आएगा। और फिर वो लोग जो बेचारे एट द एंड उन्होंने पढ़ना है और सुबह उनका पेपर है या सुबह उनकी सबमिशन है, वो तो फिर बेचारे बिल्कुल फंस जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, मेंडले एक टूल है, आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उस टूल को यूज़ करें आप, और उस टूल को आप रेफरेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो टूल देखें, जितने रेफरेंसिंग स्टाइल है ना, जिनमें पॉपुलर स्टाइल्स IEEE के हैं और APA का है, बड़े नाउन रेफरेंसिंग स्टाइल हैं, हार्वर्ड की स्टाइलिंग है, या कुछ लॉ के लिए स्टाइलिंग इस्तेमाल की जाती है, वो सारे के सारे ही मेंडले के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए, ये मेंडले का ये टूल मैंने मेंडले का डाउनलोड किया हुआ है, इसके अंदर ये सारे के सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। सॉरी, मैंने फोटोशॉप पे गलती से क्लिक कर दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वेज जो हैं, तरीके जो हैं, ये मेंडले के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद हैं। कैसे, मैं आपको अभी वर्ड की फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये यहाँ पे सपोज मैं रेफरेंसिंग के रेफरेंसेस के पार्ट में आऊँगा ना, तो यहाँ पर मेंडले के देखें, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्टाइल है। मैं किसी को रिसर्च में हेल्प कर रहा था, उसका APA लगना था। ये देखें, सारे स्टाइल्स यहाँ पर लिखें और वो खुद ब खुद साइटेशन यहाँ पर देगा। मेंडले के ऊपर मेरी एक फुल फ्लैश वीडियो मौजूद है कि भाई आपने रेफरेंसिंग कैसे करनी मेंडले के साथ। वो वीडियो का मैं लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाहिर बात है ऊपर भी वो वीडियो आ रही होगी। अभी आप उस वीडियो को देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। इसके अलावा मेरे बात एक और मैं मिस कर गया पिछले में, जब अब मैंने आपको बताया था कि डोंट राइट डायरेक्टली। क्या कुछ लोग पूछते हैं क्या हम ऑटो रिफ्रेजिंग भी यूज़ कर सकते हैं? 100% यूज़ कर सकते हैं। एक ऑटो रिफ्रेजिंग के ऊपर जो बेस्ट टूल्स हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, उस टूल को देखें। ऑटो रिफ्रेजिंग से होता क्या है, नो डाउट 100% प्लेजरिज्म क्लियर नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा रिमूव हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, ऑटो रिफ्रेज करके एज इट इज़ पेस्ट मत कर दीजिएगा, उसको पहले पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ऑटो रिफ्रेजिंग बिल्कुल मीनिंग चेंज करके रख देती है। जिस तरह लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को अगर ऑटो रिफ्रेज किया मैंने, तो वो कुछ लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ की जगह उसने कोई और वर्ड डाल दिया और वो बिल्कुल ही उसकी ऐसी की तैसी फिर गई। रिसर्च में एक एक वर्ड, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली बात हमारी थी कि डोंट राइट डायरेक्टली। दूसरी बात हमारी है कि रेफरेंसेस देने के लिए किसी भी रेफरेंसिंग टूल को यूज़ करें। अगर आपको कोई और भी आता है, एंड नोट वगैरह आता है, ठीक है, वरना मेंडले को आप यूज़ कर सकते हैं और उसका मैंने लिंक वीडियो में दिया है, आप कैसे मेंडले को यूज़ करेंगे। ये होगी दूसरी एहतियात। तीसरी बात ये है कि यूज़ कोट्स। अगर आपको किसी की बात एज इट इज़ करनी है, जिस तरह ये देखें विकीपीडिया ने किसी की बात एज इट इज़ की थी, ये देखिए, तो आपने वो बात कैसे करनी है, आपने उस बात को, ये देखिए, ये की थी क्रिएटिव एंड ये नॉलेज, आपने भी उस बात को कोट्स में यूज करना है। इन्वर्टेड कोमास को यूज करें, उस बात को कोट्स के अंदर यूज करें, क्योंकि मेंडले के अंदर एक ऑप्शन है, मेंडले बाबा जी के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर वो आपके कोट्स और वो आपके रेफरेंसेस को नेग्लेक्ट करता है। तो कुछ टीचर्स कोट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इस बच्चे ने अगर कोई कोट्स यूज किए हैं तो वो प्लेजरिज्म में आए ना। इट इज एट देयर एंड, ये टीचर्स के एंड पे वो इसको निगलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप समझ लें कि वो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो निगलेक्ट कर सकते हैं तो मुमकिन है उन्होंने निगलेक्ट कर दिया हो, तो फिर जो कोट्स हैं उनको आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर डालें। ठीक है, साथ इसका जाहिर बात है आप इसका रेफरेंस तो देंगे, लेकिन इन्वर्टेड कोमास में डालें। और अगर उन्होंने नेग्लेक्ट किया तो 100% 5 to 10% डिक्रीज ये आपकी सिमिलरिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो रेफरेंसेस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन रेफरेंसेस नेग्लेक्ट बड़े लेवल पे जाके नहीं होते हैं। PhD वगैरह में, MS वगैरह में, मास्टर्स की और डिग्रीज के अंदर नहीं होते हैं, या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन लेवल पे भी मास्टर्स लेवल के फिल्टर लगा देती हैं ताकि बच्चा वहीं से पॉलिश होकर बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़ी डिग्री के अंदर जाए। तो जनाब, ये तीसरी बात थी हमारी कि आपने किसी की बात को एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपने किसी की बात को लिखने के लिए कोट्स को यूज़ करना है, मतलब इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसकी बात को लिखना है। तो ये हमारे 3 तरीके थे, तो जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इनको साथ-साथ ख़्याल करेंगे तो एकेडमिक रिसर्च और ऑनलाइन एकेडमिक राइटिंग और ऑनलाइन राइटिंग के लिए जिस तरह की भी राइटिंग होगी, उसमें आपका प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। मल्टी टाइम मैं इन चीज़ों को आज़मा चुका हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। या बिल्कुल माइनर सा आएगा, जो आपकी एक गिवन लिमिट होती है उसके अंदर आएगा।
मैं एंड पे फिर आपको बताता चलूँ कि मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इन केस आप मुझे हायर करना चाहें या मेरे पास मौजूद राइटर्स में से किसी को हायर करना चाहें या वैसे भी आप कुछ पूछना चाहें, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैं आपके लिए अवेलेबिलिटी अपनी हर वक्त शो करूँगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी, और मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के ऊपर नज़र रखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर आने वाली वीडियोज़ के ऊपर भी नज़र रखिए। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हँसते रहो, वसते रहो।